ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इज डन दिस। तो इसके अंदर जो है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है कि हम मॉड्यूल में से डेटा को इंपोर्ट कैसे करेंगे। उसके बाद फिर एनालाइजिंग इंडिविजुअल फीचर पैटर्न फॉर यूजिंग विजुअलाइजेशंस। सही है, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, फिर ग्रुपिंग करेंगे। देन कोरिलेशन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा बहुत मुझे याद पड़ा। कोरिलेशन एंड कॉजेशन हम डिस्कस करेंगे, एंड देन हम लोग अनोवा डिस्कस करेंगे। अनोवा शायद ना करें, आई थिंक शुरू के 5 पॉइंट्स को डिस्कस करें। अनोवा मैं आप लोगों को स्टार्ट्स के मॉड्यूल में पढ़ाऊंगा इसके बाद जो है। So the question is, what are the main characteristics which have the most impact on the car price? तो हमें वो फीचर्स ढूंढने हैं जो कि कार प्राइस के ऊपर जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सही, हमारा जो जिस वेरिएबल को हम लोग प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, द वेरिएबल, द मेट्रिक इन क्वेश्चन दैट वी हैव इज कार प्राइस। लास्ट हम लोगों ने जो है उस डेटा को क्लीन किया था, कार के डेटा को, अगर आप लोगों को याद हो, डेटा रैंगलिंग के अंदर। तो वो सेम जो क्लीन हुआ हुआ डेटा सेट है, उस क्लीन वाले डेटा सेट का मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बना लिया था। इसको अगर आप लोग यहाँ पे पांडास और नम्पा इंपोर्ट करके इसको रन कर देंगे, तो आप लोगों के पास आपका डेटा क्लियर हुआ हुआ आ जाएगा। ये वही डेटा है जो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्लीन करके प्रोसेस करके प्रिपेयर किया था। इन सेल्स को रन कर लीजिएगा, वरना आगे आप लोगों के पास जब मैं सवाल दूंगा सेल्स का, तो फिर वो पिछला रन नहीं हुआ होगा तो नेक्स्ट भी रन नहीं होगा। ये मैटप्लॉटलिब और सी बॉन्ड जो है वो दो पाइथन लाइब्रेरीज हैं जिससे आप लोग डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। सो लेट्स इंपोर्ट देम एज वेल। उसके बाद फिर हमारे पास ये डेटा फ्रेम को हम लोगों ने यहाँ पे रीड करवा दिया था। डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी। तो पी डी जो होता है, ये जो है हमारे पास बेसिकली पांडास की लाइब्रेरी होती है। पांडास की लाइब्रेरी का कमांड है, और डॉट रीड सी एस वी उसके अंदर होता है कि ये आपको इनेबल करता है कि आप कोई भी सी एस वी फाइल रीड कर सकें। तो ये पाथ जो है, मैंने ये यू आर एल दिया था इसको, और इस यू आर एल के अंदर से मैंने इसको बोला कि आप जो है इसको पाथ सेव करवा के इसको रीड सी एस वी करवा लो। अगर आप लोगों के पास कोई भी सी एस वी फाइल है और आपको उसको अपलोड करना है और आपने उसको पाइथन के अंदर एक्सप्लोर करना है, तो उसका सिंपल सा तरीका यह है कि आपने यहाँ पे गूगल को लैब खोला, यहाँ पे अपनी सी एस वी फाइल अपलोड कर दी छोटी सी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एडल्ट का डेटा है। ठीक है, ये एडल्ट का डेटा जब मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे ये अपलोड होके यहाँ पे लेफ्ट के ऊपर आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अपलोड हो रहा है, यहाँ पे अपलोड होके यहाँ पे आ जाएगा एडल्ट डॉट सी एस वी के नाम से। तो मैंने कुछ भी नहीं करना है। मैंने अगर इस फाइल को भी रीड करवाना है ना अपने पाइथन के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम मैं डेटा रख देता हूँ, डी एफ रख देता हूँ, कुछ भी रखता हूँ। डेटा इज इक्वल्स टू पी डी पांडास। ये पी डी का कमांड कहाँ से आ रहा है? ये इस वाली ऊपर वाली लाइन से आ रहा है, जब मैंने पांडास को इम्पोर्ट किया था यहाँ से। ठीक है, इसके बगैर मैं इस वाली लाइन को रन नहीं कर सकता। पी टी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी, और उसके बाद फिर यहाँ पे पाथ के अंदर मैं इसका पाथ कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी पाथ, या कहीं पे भी अपने ड्राइव में सेव किया हुआ उसका अगर आप पाथ देना चाहें तो आपने उसका पाथ, इसको आप रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक बना हुआ आ जाएगा और आपके पास डेटा आपका रीड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जब डेटा डॉट हेड करता हूँ, हेड के कमांड से मेरे पास शुरू की 10 रोज आ जाएंगी इसकी। ये देखिए, एडल्ट का डेट आ गया कि उसकी एज क्या है, उसकी वर्क क्लास क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका रिलेशनशिप, रेस, गेम, ये सब उसके पास डेटा आ रहा है। फिर आखिर में उसकी इनकम आ रही है। इनकम क्या है? लेस देन 50 की या ग्रेटर देन 50 की। हमारे पास ये दो ऑप्शन होंगे। ओके, तो ये डेटा सेट भी है मेरे पास। इसको रीड करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद इस क्लास के बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा। वो असाइनमेंट आप लोगों ने नेक्स्ट वीक तक सबमिट करवाना है, वो मार्क्ड असाइनमेंट होगा। अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता है कि आप लोगों की फाइनल एग्जाम की डेट क्या है? हमारे वाले की क्लियर क्लियर एग्जाम डेट आ गई। सर मई में आई गेस 26 में। 26 मई।
और I टीचिंग think I टीचिंग हमारी इसका मतलब है मई के मिड अपना मई के मिड तक होगी। ठीक है। अब सारे डेटा डेटा का समरी अगर हमें चाहिए तो इस तरीके से हम इसकी समरी देख सकते हैं। ओके। ये डिस्क्राइब का जो कमांड होता है इससे हमें पता चल रहा है कि हर कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, मतलब कितने रोज़ है, 201 रोज़ है, सही। इसका सिंबल का कॉलम का मीन क्या है, नॉर्मलाइज लॉसेस का मीन क्या है, व्हील बेस का मीन क्या है, हर किसी का मीन आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन, हाउ फार आर यू फ्रॉम द मीन, तो ये आपके पास हर उसकी वैल्यू आ रही है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू क्या है इस पूरे कॉलम के अंदर, 25th परसेंटाइल वैल्यू क्या है, 50th परसेंटाइल या मीडियन वैल्यू क्या है। मीडियन और मीन को आप देख के मैंने आप लोगों को बताया था डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, सही है। और मैक्स वैल्यू का 75th परसेंटाइल और मैक्स वैल्यू क्या है, तो हमें डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेड भी ऐसे दिख जाता है। ये जो होता है डिस्क्राइब का जो कमांड है, दिस इज एक्सक्लूसिव टू ओनली न्यूमेरिक बेस्ड कॉलम्स। कैटेगोरिकल कॉलम्स को ये इस तरीके से नहीं बता सकता। कैटेगोरिकल कॉलम्स क्यों नहीं बता सकता, कोई मुझे बताएगा? कैटेगोरिकल कॉलम्स क्या होते हैं भाई? qualitative, क्वालिटेटिव मतलब? non-numerical. नॉन न्यूमेरिकल मतलब जिस तरीके से आपके पास मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके का डेटा था ना, हमारे पास ये नाम लिखा हुआ है अल्फा, अल्फा रोमारो, ऑडी, ये हमारे पास क्या है, ये क्वालिटेटिव डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा है। ड्राइव व्हील्स, रियर व्हील ड्राइव, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव, इंजन लोकेशन फ्रंट और बैक, ये हमारे पास जो लेबल वाला डेटा होता है ये हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा कहलाता है। तो इसका आप मीडियन नहीं निकाल सकते। इसके लिए डिफरेंट तरीके होते हैं, वो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को पढ़ाए थे। आई डोंट नो आपको कितना याद है। तो frequency निकाल सकते हैं। यस, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इसकी, सही है। तो एक तरीका तो ये है कि आप डिस्क्राइब करके जो है वो सारे कॉलम्स का निकाल ले, वरना अगर आप लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का इंडिविजुअली निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम को अपने कॉल करेंगे, उसके बाद जिस कॉलम की आपको वैल्यू चाहिए उसको आप इस तरीके से लिख के उसका मीन और मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसकी फिर जो है वो लेंथ की कॉलम की मैं हिस्टोग्राम भी बना सकता हूँ। हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, इंपोर्ट सी बॉन्ड, मैंने सी बॉन्ड की लाइब्रेरी इंपोर्ट करी और उसके बाद फिर मैंने उसको कमांड दे दिया हिस्ट प्लॉट बना दो। डेटा, इसके अंदर तीन पैरामीटर होते हैं, डेटा, एक्स एक्सेस और बिन विथ, मतलब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी इंटरवल फ्रीक्वेंसी बन गई बिन नीचे एक्स एक्सेस के ऊपर, वो लाइक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो मैंने बोला भाई 0.5 की फ्रीक्वेंसी की बना दो, तो देखो 0.85, 0.90, 0.951, इस तरीके से आपके पास इंटरवल्स बन रहे हैं। डेटा कहाँ से दिया मैंने, तो डीएफ से दिया। कॉन्फिडेंस इंटरवल तो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन ही होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल कहाँ से हो गया भाई, कहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल की कौन बात कर रहा है? इंटरवल, फ्रीक्वेंसी इंटरवल, फ्रीक्वेंसी इंटरवल क्या होता है कि आपने बेसिकली बोला कि भाई 75 से लेके 80 तक के मार्क्स वाले बच्चों को एक ग्रुप में बना दो। कितने बच्चे थे जिनके 75 से 80 में थे, कितने बच्चे थे जिनके 85 से 80 से 85 थे, कितने थे जिनके 85 से 90 थे, कितने थे जिनके 90 से 95 थे, कितने कितने थे जिनके 95 से 100 थे। तो वाई एक्सिस के ऊपर काउंट आ रहा होता है और एक्स एक्सिस के ऊपर बिन आ रहा होता है। अब जो मैंने बिन का साइज़ बनाया, अभी जो मैं बोल रहा था वो क्या था, वो 5 के साइज़ पे था, मतलब 80 टू 85 का एक बिन बन गया, फिर 85 टू 90 का एक बिन बन गया, तो ये बिन्स कहलाते हैं। इसी तरीके से मैंने हॉर्स पावर का बनाया, और हॉर्स पावर में मैंने बिन विड्थ दे दी 30, मतलब एक बिन जो है वो 30 के फर्क से बनेगा। तो एक बिन जो है वो 50 के बाद फिर 80 का बिन आ रहा है, 80 से फिर 50 से लेके 80 आ रहा है, 80 से 100 आ रहा है, 100 से 150, इस तरीके से मेरे पास बिन बने हुए आ रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल? फिर हम लोग
ऑफ कोर्स डेटा टाइप्स को चेक करने के लिए डी एफ डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। और फिर अपना अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की जो है वो चाहिए होती है, अपना किसी कैटेगोरिकल कॉलम की, तो फिर हम लोग उसकी वैल्यू डॉट काउंट कमांड यूज़ करते हैं। अगर हमें फ्रीक्वेंसी देखनी होती है कि भाई कोई क्वांटिटेटिव कॉलम है, कैटेगोरिकल कॉलम है, उसकी हमें देखनी है कि उसके अंदर कितनी यूनिक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल बॉडी स्टाइल की मैंने देखनी है, तो मैं देखूंगा बॉडी स्टाइल वैल्यू काउंट्स। इससे मेरे पास आ जाएगा सेडान में मेरे पास कितनी वैल्यूज थी, हैचबैक के अंदर कितनी वैल्यूज थी, वैगन के अंदर कितनी वैल्यूज थी। अभी तक जो मैं कर रहा हूँ इसको हम लोग क्या करें, हम एक एक कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, सही है, या एक एक कॉलम को इंडिविजुअल एनालिसिस कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। व्हाट डू वी कॉल दिस? एनालाइजिंग सिंगल कॉलम। उसके अंदर उसकी यूनिक वैल्यूज देख रहे हैं, उसकी मीन मीडियन देख रहे हैं, मोड देख रहे हैं, उसकी स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं, तो ये यूनिवेरिएट एनालिसिस कहलाता है। ओके, एक सेकंड मेरे पास। उसके बाद फिर हमारे पास ये आया कि ज्वाइन कीजिए। अच्छा, एक सेकंड, ये वाली जो है ना, मैं दूसरी फाइल खोल रहा हूँ, एक सेकंड। ये ऑलरेडी सॉल्व हुई हुई है, सो लेट मी नोटबुक। अब हमारे पास आ रहे हैं कंटिन्यूस और न्यूमेरिकल वैल्यूज, कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल्स और द वेरिएबल्स दैट मे कंटेन एनी वैल्यू विद इन सम रेंज। ये मैं पढ़ा चुका हूँ कंटिन्यूस डेटा कौन सा होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल वेरिएबल एंड द प्राइस, वी कैन यूज बाय यूजिंग रिग्रेशन प्लॉट which uses the scatter plot plus a fitted regression line for data। अच्छा, अब इससे हमें क्या होगा, हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई दो न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर क्या कोरिलेशन है, ठीक है। कोरिलेशन क्या होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जब हम लोगों ने स्लाइड्स पढ़े थे इंट्रोडक्शन डेटा एनालिटिक्स के अंदर, मैंने आप लोगों को कोरिलेशन के बारे में बताया था। कोरिलेशन क्या होता है, तो बताएगा? So dependence of one variable on another, or maybe how closely related one variable is to the other one, directly or indirectly, directly, inversely, something like that. एग्जैक्टली। तो कोरिलेशन हमारे पास ये होता है कि वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस के वेरिएबल से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, सही, लाइक उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या वाई एक्सिस की वैल्यू भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, या वाई को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, या एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू घट रही है। तो ये कोरिलेशन होती है। कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 तक होती है, मतलब -100% से लेके +100% तक होती है। द मोर क्लोजर इट इज टू नेगेटिव और +100%, मतलब 70 +70% या -70% और उससे ज़्यादा, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। जितना वो जीरो के करीब होगी उतना कोरिलेशन वीक होता जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने दो चीज़ें की, इंजन साइज और प्राइस, सही है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे मैंने SNS रिग्रेशन प्लॉट बनाया। रिग्रेशन प्लॉट पे एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने इंजन साइज रखा, वाई के अंदर मैंने प्राइस रखा, और डेटा मैंने कहाँ से ले आया, मैं DF से ले आया, और मैंने उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ से मेरे पास आप लोगों को क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे इंजन साइज बढ़ रहा है, क्या प्राइस बढ़ रही? G bird. Yes, sir. बढ़ रही है, सही है।
मगर अब इसको कोरिलेशन को हम लोग इस विजुअलाइजेशन से वैल्यूएट कैसे करते हैं? हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास लाइन रिग्रेशन की तरफ लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। अगर डेटा पॉइंट्स इसके करीब करीब होते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोरिलेशन स्ट्रांग है काफ़ी। बट अगर यहाँ पे इस इमेज के अंदर देखें तो काफ़ी जो है ना वेरिएबल स्कैटर्ड भी है, सही है, थोड़ा दूर दूर भी है इस लाइन से। तो जितना इस लाइन से दूर होते हैं उतना कोरिलेशन वीक होता है। तो यहाँ पे मोस्टली जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के करीब करीब ही हैं और लाइन के साथ एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर बढ़ रहे हैं, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा। सही है, देखते हैं कैसे। ये देखें, यहाँ पे मैंने डॉट कोर का मैंने बोला कि भाई एक मिनट, क्या हो गया, मेरा माउस खराब हो गया। ये रहा, इंजन साइज और प्राइस को मैंने कोरिलेट किया। यस, तो मेरे पास देखिए इंजन साइज और प्राइस का कोरिलेशन क्या रहा है, 0.87, विच इज पॉजिटिव 87%। इज दिस अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन और अ वीक कोरिलेशन? Strong correlation है सर, यस, more than 70%. मोर देन 70% में हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इसका मतलब ये है कि इफ देयर इज 80%, 87% चांस दैट इफ द engine prices is higher then the price will also be, engine size is bigger then the price will also be higher. अब मैं बात करता हूँ हाईवे माइल्स पर गैलन और प्राइस की। हाईवे पे अगर वो आपको अच्छा वो दे रही है फ्यूल एवरेज, तो क्या प्राइस बढ़ेगी या घटेगी? यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि हाईवे की जो माइल्स पर गैलन है गाड़ी की वो बढ़ रही है, तो उसकी प्राइस कम हो रही है या बढ़ रही है? Price बताएं, कम हो रही है सर, कवरेज कम हो रही है तो प्राइस भी कम हो रही है। कम हो रही है। क्या कम हो रही है, तो क्या कम हो रही है, तो दोबारा बोलिएगा। एवरेज हाईवे की इसकी माइलेज, अगर अगर माइलेज बढ़ रही है, बढ़ रही है तो प्राइस कम हो रही है। कम हो रही यस, है। माइलेज अगर बढ़ रही है तो फिर प्राइस भी जो है वो कम हो रही है, वो प्राइस कम हो रही है। इसका मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। मतलब एक गाड़ी की माइलेज अगर ज़्यादा है तो उसकी प्राइस यूजुअली कम होगी। मगर अगर आप इसकी लाइन को देखें तो ये लाइन में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव जा रहा है। क्या पॉइंट्स के करीब करीब हैं, पॉइंट्स थोड़े से स्कैटर है। अगर ऊपर वाला मैं देखूं तो ये काफ़ी दूर है लाइन से, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसका मतलब है कोरिलेशन ये 80% तो नहीं होगा, ये थोड़ा मॉडरेट कोरिलेशन होगा। इसको करके देखते हैं। देखिए -70% आ रहा है, विच इज़ अ गुड, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, बट देन अगेन इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज 87%। तो अगर तो उसी को आपने विजुलाइज किया तो आपने देखा कि डेटा पॉइंट्स जो है तो स्कैटर ज़्यादा है उसके अंदर। सही है, वो लाइन के ऊपर एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहा है, ये लाइन के साथ, लाइन के बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, लाइन से दूर भी है। तो जितना लाइन से दूर होते हैं आपकी कोरिलेशन वैल्यू उतनी कम होती है। अब देखते हैं पीक आरपीएम और प्राइस। ये देखिए पीक आरपीएम और प्राइस के अंदर कोरिलेशन है ही नहीं। लाइन का जो वो है ट्रेंड वो बिल्कुल सीधा है, हल्का सा डाउनवर्ड है बट मोस्टली सीधा है। और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अंदर कोई ऊपर या नीचे का ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, एक रैंडम डेटा प्लॉट हुआ हुआ है। इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि ये कोरिलेशन जो है वो या तो कोरिलेशन है ही नहीं या वीक कोरिलेशन है। सही है? अच्छा, अब इस पूरे एनालिसिस को जो हम कर रहे हैं, दो वेरिएबल है, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स, इसको हम क्या कहते हैं? एक वेरिएबल को अगर हम लोग अगर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो फिर हम उसको यूनिवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। जब हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हम उसको मल्टीवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। तो पीक आरपीएम डज नॉट सीम लाइक अ गुड प्रेडिक्टर। जब हमने इसको डॉट कोर लगा के देखा तो क्या आ रहा है मेरे पास वैल्यू, -10%। सही है, विच इज़ अ वीक कोरिलेशन। चलिए अब आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे कोरिलेशन निकालें, 3A और 3B सॉल्व करें। गिविंग यू 5 minutes. Okay guys, resuming the lecture. Um, so now, what if we wanted to actually see the correlation with categorical variables, right? Categorical variables
को देखने का तरीका ये होता है, एक सेकंड रुकिएगा। यस, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को देखने का तरीका ये होता है दैट वी कैन यूज बॉक्स प्लॉट्स to see the trend of the data and the influence, right? These are the variables that describe a characteristic of a data unit and are selected from a small group of categories. The categorical variables can have the type object or int64. A good way to visualize categorical variables is by using box plots. बॉक्स प्लॉट से हमें डेटा की इंटर क्वार्टाइल रेंज दिख जाती है और हमें जो है वो डेटा का ट्रेंड भी दिख जाता है। तो अगर मैं बॉडी स्टाइल की बात करूं और मैं प्राइस की बात करूं, तो क्या बॉडी कोई पर्टिकुलर बॉडी स्टाइल के होने से क्या गाड़ी की प्राइसेस अफेक्ट हो रही हैं? कोरिलेशन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? यस सर। सर इसमें है ना मतलब बॉक्स प्लॉट हैचबैक सर काम में सेडान की ज्यादा है। जी, और आप लोग कुछ और भी बोल रहे थे, बोलिए। कन्वर्टेबल की उससे ज्यादा है सर। अच्छा अच्छा, इसको समझते पहले बॉक्स प्लॉट होता कैसे है। बॉक्स प्लॉट को हम लोग डिस्क्राइब इस तरीके से करते हैं, मैंने शायद पढ़ाया भी है, पहले मुझे याद नहीं पड़ा, मैंने पढ़ाया है बॉक्स प्लॉट। चले, बात होती है तो डिटेल में नहीं पढ़ा है। सही है। ये जो आप लोग सिंपल ये जो ब्लैक कलर की मार्क देख रहे हैं, ये मीडियन होता है डेटा का। सही है, आपके पास जो मीडियन वैल्यू आ रही होती है वो ब्लैक कलर की लाइन होती है। जो बॉक्स होता है ये आपको डेटा की इंटर क्वार्टाइल रेंज दिखा रहा होता है। दिस स्टार्टिंग ऑफ द बॉक्स इज 25th percentile, and then this black line is 50th percentile, and then this line the box where it is ending is 75 percentile। सही है। बाकी यहाँ पे ये जो दो इसके लिमिट्स हैं, ये इसके विस्कर्स कहलाते हैं, लोअर विस्कर और अपर विस्कर। लोअर विस्कर और अपर विस्कर जो है वो बेसिकली 0 to 25% यहाँ से होता है डेटा, फिर 25 से 50 यहाँ तक होता है, 50 से 75 यहाँ तक होता है, और 75 से लेके 100% डेटा या परसेंटाइल डेटा यहाँ पे होता है। अब इसके बाहर जो भी डेटा कहलाएगा वो आउटलायर कहलाता है, मतलब वो डेटा की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से या पॉपुलेशन के नॉर्मल बिहेवियर से डिविएट कर रहा होता है। सही है। तो वो जो है जहाँ पे देखें, अगर आप हैचबैक के अंदर देखें और सेडान के अंदर देखें, तो कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं, कुछ पर्टिकुलर ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि बाकी सारी सेडान की गाड़ियाँ रहती हैं, उनकी प्राइसेस नहीं है। सही है। अब मैं इसमें ट्रेंड की बात कर रहा था, तो आपको उसके अंदर कोई ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। द ओनली थिंग यू कैन सी इज दैट कि गाड़ियों के इन्फ्लुएंस होने से उनकी मीडियन प्राइसेस में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट ओवरऑल इट लाइक यू नो देयर इज नो पर्टिकुलर ट्रेंड कि आप बोले कि यार प्राइसेस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है ब्रांड की वो ज़्यादा होंगी। सही है। अगर मैं बात करूँ हार्ड टॉप की, तो हार्ड टॉप की जो रेंज है वो सेडान की गाड़ियों जितनी से शुरू हो रही है और फिर वो लाइक सबसे महंगी जा रही है। सही है। सेडान की और स्टेशन वैगन की जो है वो स्टैंडर्ड गाड़ियों की एक प्राइसेस होती है, बहुत ज़्यादा कोई हाई नहीं है, मगर कुछ सेडान है जो कि पर्टिकुलरली बहुत महंगी होती है। एंड देन कन्वर्टेबल की गाड़ियाँ जो स्टार्ट होती है वो होती हाई स्टार्ट ही होती हैं, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सबसे ज़्यादा महंगी होती है। मतलब अगर आप उसकी रेंज देखें और हैचबैक हार्ड टॉप की रेंज देखें तो तकरीबन बराबर ही है। तो इसके अंदर मुझे कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं दिख रहा कि कोई अगर कि प्राइस के ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट आ रहा हो। बट देन अगेन इट इज़ गुड टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट गाड़ियों की डिफरेंट प्राइस रेंजेस क्या हैं। We see that the distribution of price between the different body styles categories have a significant overlap, मतलब एक दूसरे के ऊपर overlap कर रहे हैं, right? And so body style would not be a good predictor. Let's examine engine location. Engine location हमारे पास क्या कैटेगरीज है? रियर व्हील और फॉरवर्ड व्हील। अब बताएं, अगर मुझे ये पता होगा कि गाड़ी रियर व्हील है फॉरवर्ड व्हील, तो क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ गाड़ी? क्या डिस्टिंक्शन इन दोनों के अंदर काफ़ी बड़ी है? यस सर। क्या क्या है? मुझे कोई बताएगा? सर एक तो मीडियन जो प्राइस है वही बहुत ज़्यादा है रियर ड्राइव की। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया। तो मैं जो है मतलब अगर मैं फ़र्क देखूँ ना एक्सेस के ऊपर, तो देखें रियर व्हील जो है वो शुरू ही 35,000 से हो रही है। सही है। और फ्रंट जो है वो 5,000 से भी शुरू हो रही है। तो रियर व्हील का मुझे पता है कि अगर कोई मुझे बोलेगा मैं रियर व्हील खरीदूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली उसको बोल दूंगा 35 से ही शुरू है। तो ये इट इज़ अ गुड प्रेडिक्टर ऑफ प्राइस, बिकॉज यहाँ पे डिस्टिंक्शन जो है वो कैटेगरीज के अंदर बहुत बड़ी बन रही है। Here we see the distribution of the price between the two engine location categories fear and are distinct enough to make engine location as a potential good predictor of price. आई समझ?
रियर व्हील, फॉरवर्ड व्हील और फोर व्हील ड्राइव के अंदर अगर आप डिस्टिंक्शन देखें तो डिस्टिंक्शन रियर व्हील ड्राइव के अंदर है काफ़ी कंपेयर टू फॉरवर्ड एंड फोर व्हील ड्राइव। अगर मुझे पता होगा कि भाई गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ बेहतर प्रेडिक्टर है, गुड पोटेंशियल भी है, गुड प्रेडिक्टर ऑफ प्राइस। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? कोई सवाल यहाँ तक? No, sir. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या होती है? ये जो पांच वैल्यू चीज़ें होती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होती हैं। कितनी वैल्यूज़ हैं, एवरेज क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, आई क्यू आर क्या है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया अभी बॉक्स प्लॉट के अंदर, सही है? और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्क्राइब से देख सकते हैं। बट लेट्स से अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू की जगह हमें कैटेगोरिकल को डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पे मेरे पास मैं अगर डी एफ डॉट डिस्क्राइब करके मैं इंक्लूड ऑब्जेक्ट लिख दूंगा, अब मेरे पास जो है इंक्लूड ऑब्जेक्ट करने के बाद सिर्फ जो कैटेगोरिकल डेटा है ना उनकी भी स्टैट्स आ जाएंगी। मैंने लिखा भाई काउंट, मेरे पास सबके 201 काउंट है, ठीक है, और हॉर्स पावर के अंदर 200 है, एक वैल्यू मिसिंग है। यूनिक वैल्यूज़ कितनी है वो तो बता रहा है कि इसके अंदर 3 यूनिक वैल्यूज़ है। मोस्ट अकरिंग जो है वो कौन सी वैल्यू है इस कॉलम के अंदर, तो मेक टोयोटा, सबसे ज़्यादा टोयोटा गाड़ियाँ हैं इस डेटा सेट के अंदर। एस्पिरेशन स्टैंडर्ड है। नंबर ऑफ डोर, फोर व्हील गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा हैं इस डेटा के अंदर। सेडान सबसे ज़्यादा है, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव सबसे ज़्यादा है, फ्रंट इंजन लोकेशन सबसे ज़्यादा है, ओ एस सी इंजन टाइप सबसे ज़्यादा है, 4 सिलेंडर वाली गाड़ी सबसे ज़्यादा है, एम पी एफ आई इंजन सबसे ज़्यादा है, और हॉर्स पावर लो हॉर्स पावर की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा है इस डेटा के अंदर। फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कि जो सबसे ज़्यादा टोयोटा की कितनी 32 गाड़ियाँ, स्टैंडर्ड की 165 गाड़ियाँ, हमें इस तरीके से पता चल रहा है। इसके अलावा वैल्यू काउंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग उससे देख सकते हैं कि हर उसकी वैल्यू कितनी है। अब हम लोग ग्रुपिंग करके देखते हैं। बेसिकली ग्रुपिंग के अंदर मैंने आप लोगों को जो है वो ग्रुप बाय पढ़ाया था एसक्यूएल के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटेटिव कॉलम के ऊपर डेटा को एग्रीगेट करके देखते हैं, मीन करके देख लेते हैं, उसका मीडियन करके देख लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि भाई ग्रुप के अंदर जो है वो लाइक ऑन एवरेज प्राइसेस क्या है, इस पर्टिकुलर ग्रुप की प्राइस क्या है, इस पर्टिकुलर ग्रुप की प्राइस क्या है। तो हाउ वुड वी डू दैट? जैसे हम लोग एसक्यूएल के अंदर लिखते थे उसके अंदर इसका भी तरीका यही है कि आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने ग्रुप बाय का कमांड यूज़ कर लिया, सही। मैंने बोला ग्रुप वन, एक मैंने वेरिएबल बनाया और उसको डी एफ ग्रुप वन डॉट ग्रुप बाय कर लिया। ग्रुप बाय किस पे किया? सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे डी एफ ग्रुप वन, और उसके अंदर मैंने 3 कॉलम्स ले लिए, ड्राइव व्हील, बॉडी स्टाइल और प्राइस, ठीक है। मैंने उसको ड्राइव व्हील्स के ऊपर मैंने ग्रुप बाय किया, तो मैंने ड्राइव व्हील्स के ऊपर इसको ग्रुप बाय किया और फिर डॉट मीन उसका ले लिया, सही है। एज इंडेक्स डॉट फॉल्स का मतलब क्या है कि मैं इसके इंडेक्सेस को काउंट नहीं कर रहा, ये मैं बताऊंगा क्यों मैंने किया है, बताता हूँ इसमें। तो यहाँ पे फोर व्हील ड्राइव की मेरे पास एवरेज प्राइस आ रही है, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव की आ रही है और रियर व्हील ड्राइव की आ रही है। अच्छा, ये एज इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स क्या करता है? बेसिकली जब आप ग्रुप बाय करते हैं तो आपके पास ग्रुप बाय के बाद आपके पास डेटा के अंदर बहुत सारी रोज होती हैं, रोज को हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। वो इंडेक्सेस क्या होते हैं, फिर आप अब यहाँ पे मैंने वो बस 201 इंडेक्सेस थे, मगर अब ये कितने इंडेक्सेस हो गए? 3 इंडेक्स हो गए, रियर व्हील, फॉरवर्ड व्हील और रियल व्हील। मैंने बेसिकली सारे डेटा को क्लब कर दिया इन 3 वैल्यूज़ के ऊपर, यूनिक वैल्यूज़ के ऊपर। तो मेरे पास 3 इंडेक्सेस आ गए, तो मैंने एज इंडेक्स फॉल्स करने का मतलब ये है कि भाई मैं इसके इंडेक्स को रीसेट कर दूंगा, मतलब इंडेक्स को काउंट नहीं करना है, सिर्फ इनकी यूनिक वैल्यूज को काउंट करो और यूनिक वैल्यू काउंट करने के बाद फिर उसका मीन निकाल दो। तो दैट इज व्हाट इट्स डूइंग। ये कोई सवाल है? एक दफा रिपीट कर लेंगे। कुछ भी नहीं किया, बस मैं एज इंडेक्स डॉट फॉल्स बता रहा था कि अगर आपको बेसिकली होता क्या है कि आपके इंडेक्स रीसेट हो जाते हैं ना, आपके पास नंबर ऑफ रोज रीसेट हो जाती हैं जब आप ग्रुप बाय कर रहे होते हैं। तो अगर आप एज इंडेक्स डॉट फॉल्स कर देंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट कर देगा आपके इंडेक्सेस को, ताकि आपके पास जितने भी क्वालिटेटिव कॉलम्स की बेसिस के ऊपर एग्रीगेट होकर डेटा आ रहा है वो आपको एरर ना थ्रो करे कि भाई आपके ओरिजिनल डेटा में 201 रोज थी, यहाँ पे 3 रोज हैं, तो वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो ये एज इंडेक्स डॉट फॉल्स करके अगर आप करेंगे तो ये आपके डेटा को प्रॉपर्ली ग्रुप बाय कर देता है, दैट्स इट।
सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ियाँ कौन सी है? रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ, जो कि ऑन एवरेज कितने की हैं? 19,757। इसी तरह मैं दो वैल्यूज़ के ऊपर भी जो है दो कॉलम्स के ऊपर भी ग्रुप कर सकता हूँ। मैंने प्राइस को ग्रुप कर दिया ड्राइव व्हील्स और बॉडी स्टाइल के ऊपर, ठीक है। तो बॉडी स्टाइल और ड्राइव व्हील्स दोनों के ऊपर उसको ग्रुप बाय किया और उसका क्या कैलकुलेट किया मैंने? मीन कैलकुलेट कर लिया। याद रखें ग्रुप बाय के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आपने ये बताना है कि आपने कौन से कैटेगोरिकल कॉलम के बेसिस के ऊपर ग्रुप करना है, और फिर आपने ये बताना है कि आपने एग्रीगेट क्या करना है, आपने मीन लेना है, मीडियन लेना है, सम लेना है, काउंट लेना है, वट जो भी आपने लेना है ये आपने डिफाइन करना होता है। अब अगर मैं इसको आउटपुट पे देखूंगा तो मेरे पास 4 व्हील बैक हैचबैक की ये एवरेज प्राइस है, 4 व्हील ड्राइव सेडान की जो है वो ये प्राइस है, 4 व्हील ड्राइव वैगन की ये प्राइस है, 4 व्हील ड्राइव फॉरवर्ड कन्वर्टेबल की, फॉरवर्ड हार्ड टॉप की, फॉरवर्ड हैचबैक की, फॉरवर्ड सेडान की। इस तरीके से हर व्हील ड्राइव की और बॉडी स्टाइल की मेरे पास अलग अलग एवरेज प्राइस आ गए। ओके, इसको मैं अब एक पिवट टेबल में तब्दील कर सकता हूँ ताकि मैं इसको ज़्यादा बेहतर व्यू कर सकूँ। सही है, इसको विजुलाइज करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हो तो हम उसको कैसे विजुलाइज करते हैं? हम इसको पिवट कर देते हैं। सही है, तो मैंने क्या बोला कि भाई ग्रुप कर दो इंडेक्स, मेरे पास मतलब रो इंडेक्स लेवल या रो लेवल में मैं ड्राइव व्यूज रख रहा हूँ और कॉलम्स को मैं बॉडी स्टाइल रख रहा हूँ। तो देखें कॉलम की जगह पे बॉडी स्टाइल आ गया और रो की जगह पे फॉरवर्ड 4 व्हील और इस तरीके से अब डेटा जो है आपके पास एक मैट्रिक्स की सूरत में आ रहा है और आप डेटा को आराम से देख सकते हैं कि फॉरवर्ड व्हील में कन्वर्टेबल की, हार्ड टॉप की, दिस इज ईजियर टू विजुअलाइज। ओके, पिवट करना हम लोग, पिवट आप लोगों ने सबने एक्सेल में यूज़ किया होगा, तो दिस इज हाउ वी डू इट इन पाइथन। Often we don't have data for some of the pivot cells. We can fill these missing cells with the value 0, but any other value can potentially be used as well. It should be mentioned that missing data is quite a complex subject and is an entire course on its own. तो missing values को हम लोगों ने बस उसको 0 से fill कर दिया जहाँ जहाँ पे missing value आ रही थी। For example, convertible और hard top का 4 wheel drive गाड़ियाँ थी नहीं। सही है, तो आपने बोला कि भाई missing है तो उसको बस 0 से fill कर दो इन्हें, तो उसने कर दिया। बाकी सारी आपके पास एक proper table बन के आ गया। मुझे इसको मिसिंग वैल्यू को फिल क्यों करना है? अगर मुझे इसका विजुअलाइजेशन बनानी है, कुछ भी करनी है, तो मैं इसको मिसिंग वैल्यूज़ को मुझे फिल करना पड़ता है, वरना उसकी विजुअलाइजेशन वगैरह बनने में पाइथन एरर देता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें और मुझे बताएं करने के बाद। एंड दैट इज कॉल्ड अ हीट मैप। ओके, तो हीट मैप क्या होता है कि अगर हमारे पास डेटा मौजूद है जो भी हम लोगों ने पिवट टेबल बनाया था, सही है, ग्रुप पिवट, और उसको हम लोग जो है वो यहाँ पे एक कलर बार बना दें, पी कलर से हम लोग एक प्लॉट बना दें। यस, ये हमारे पास अब एक तरीके से हीट मैप आ रहा है जो कि एक्स एक्सेस के ऊपर हमारे पास जो है वो प्राइसेस है और वाई एक्सेस के ऊपर हमारे पास जो है वो लेबल्स हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको लिखे भी नहीं दिख रहा, तो इनको हम लोग ज़रा इस चार्ट को एडिट करके इस तरीके से बना देते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सेस के ऊपर इसकी जो है वो कैटेगरीज आ गई, जो उसकी अपना वो है कार की कैटेगरीज, और उसके बाद फिर उसकी ड्राइविंग कैटेगरी आ गई, रियर व्हील, फॉरवर्ड व्हील और रियर व्हील ड्राइव। सही है, अब यहाँ पे हीट के अंदर 0 जो है वो लोएस्ट है और 2000 जो है 20,000 जो है वो हाईएस्ट है। तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई सबसे सस्ती 4 व्हील ड्राइव कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप मिल जाती है, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव, और सबसे जो महंगी होती है वो रियर व्हील ड्राइव है जो कि कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप होती है। इसीलिए इस डेटा के अंदर अगर मुझे कोई ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप जो है एक कैटेगरी के अंदर बिल्कुल ही सबसे सस्ती है और एक कैटेगरी के अंदर बिल्कुल ही सबसे महंगी है। तो वी कैन से दैट रियर व्हील ड्राइव जो है वो एक गुड प्रेडिक्टर है, बट देन अगेन कार की कैटेगरी जो है, जो उसकी टाइप है, बिल्ड टाइप है, वो एक अच्छा प्रेडिक्टर नहीं है, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, वो महंगा भी है, सस्ता भी है। सही है, कोरिलेशन कॉजेशन।
Correlation is a measure of the extent of interdependence between variables. Causation is a relationship between cause and effect of two variables. ठीक है, मैंने इसकी एग्जांपल बताई भी थी कि कोरिलेशन और कॉजेशन का फ़र्क क्या होता है, मैं क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ. The Pearson correlation measures the linear dependence between variables x and y. The resulting coefficient is a value between -1 and 1 inclusive, where 1 is the total positive linear correlation, 0 is no linear relation, and 1 is negative relation. तो अगर मैं df डॉट कोर कर दूंगा तो मेरे पास डॉट कोरिलेशन से हर वेरिएबल की कोरिलेशन आ गई. तो इसको देखने का तरीका क्या है, मैं अगर सिंबल को देख रहा हूँ तो सिंबल को मैं नॉर्मलाइज लॉसेस से इसका कोरिलेशन ये आ गया, व्हील बेस से ये आ गया. तो मुझे आखिर में क्या देखना है, मुझे प्राइस देखना है. मेरे प्राइस इज दिस. सही है, प्राइस का रिलेशनशिप बाकी किस वेरिएबल से क्या है वो मैं इसको इस तरीके से देख सकता हूँ. और एक और चीज़ हमारे पास वैल्यू होती है पी वैल्यू. सही है, इसको स्टैट्स के अंदर हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, बट इन जनरल पी वैल्यू क्या कहती है, पी वैल्यू हमें एक वैल्यू देती है और उसको हम लोग फिर टेस्ट करते हैं. हम बोलते हैं कि भाई पी वैल्यू की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, तो उसका मतलब है कि जो डेटा के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है. सो व्हाट इज मेंट बाय स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट? स्टैट्स के अंदर हमारे पास दो तरीके का डेटा होता है, सैम्पल डेटा और पॉपुलेशन डेटा. आप जब भी डेटा एनालिटिक्स कर रहे होते हैं तो आपके हाथ में जो डेटा होता है वो सैम्पल डेटा होता है, वो पॉपुलेशन का डेटा नहीं होता. मगर एट द एंड ऑफ द डे रियल वर्ल्ड डेटा जो होता है वो पॉपुलेशन डेटा होता है. आपने इस डेटा की मदद से पॉपुलेशन के बारे में जो है वो अजम्पशंस बनानी होती है. सही है. हाँ, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास सैंपल मैंने किया डेटा को और सैंपल में मैंने जो है वो सारी अच्छी गाड़ियाँ उठा लिया, महंगी गाड़ियाँ उठा ली, तो मेरे पास जो डेटा का रिजल्ट आएगा वो एक बायस्ड रिजल्ट आएगा. अगर आपकी क्लास में हर कोई जो है वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, सही है, तो वो एक्चुअल पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी पाकिस्तान की. और मैं बोलूँ कि भाई ये जो IBA के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो एक IQ है वो पाकिस्तान की IQ का रिप्रेजेंटेशन है. तो दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज इस क्लास के अंदर मेरे पास सैम्पल बायस आ सकता है. सही है. तो पी वैल्यू क्या करती है, वो बोलती है कि भाई ये पी वैल्यू से हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर रिलेशनशिप स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है. व्हाट दैट मीन्स इज कि इस सैंपल के अलावा मैं दुनिया से कोई भी पॉपुलेशन का सैंपल उठा लूँगा तो ये जो कोरिलेशन इन दोनों के दरमियान आया है यही कोरिलेशन उस डेटा सेट के ऊपर भी आएगा जो कि मेरे पास अभी नहीं है. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो डेटा कार्स का डेटा है ये पिछले 3 साल पुराना है. यही डेटा मैं आज कलेक्ट करूँ और जिन वैल्यूज़ का कोरिलेशन निकाला है उसकी पी वैल्यू अगर जो है वो 1% से कम है, मतलब 0.01 या 0.001 से कम है. सही है. तो मैं बोलूँगा ये कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है और ये रिलेशनशिप स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है. मतलब ये कि अगर मेरे पास 2024 का भी डेटा आएगा और मैं व्हील बेस और प्राइस का कोरिलेशन निकालूंगा तो उनके कोरिलेशन की जो वैल्यू होगी वो वही आएगी जो मेरे पास अभी इस डेटा के अंदर आ रही है. मेरी बात समझ में आई या नहीं है? इसको अगर नहीं आई है तो उसको देखें. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि कोरिलेशन और पी वैल्यू कैलकुलेट करो किसकी. सबसे पहले हम लोगों ने स्टैट्स की लाइब्रेरी इंस्टॉल करी SciPy से. सही है. मैंने बोला भाई कोरिलेशन कैलकुलेट कर लो, पी वैल्यू कैलकुलेट कर लो. कैसे? stats.pearson कोरिलेशन से. इसका व्हील बेस का और प्राइस का कोरिलेशन कितना आ गया? 58% आ रहा है, 0.58. और मैं बोला कि भाई पी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो. पी वैल्यू आ रही है 8.07 रेस्ट टू द पावर -20, मतलब 0.20 दफ़ा 20 फिर 87. तो विच मीन्स दिस इज वेरी स्मॉल पी वैल्यू एंड लेस देन 1%. तो हम लोग इसको कंक्लूजन कैसे करते हैं? सिंस द पी वैल्यू is less than 0.001, the correlation between length and price is statistically significant and the relationship is moderately and the relationship isn't extremely strong. मतलब अगर आप पॉपुलेशन उठा लेंगे ना और पॉपुलेशन का डेटा अगले 4 साल का उसमें भी आप व्हील बेस और प्राइस का कोरिलेशन निकालेंगे तो व्हील बेस और प्राइस का कोरिलेशन जो है वो इतना ही आएगा, 58% 60%, मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं आएगा. ये बात मुझे कैसे पता चली है? पी वैल्यू का लेस देन 0.001 से कम होना, ये मुझे बात बता रही है. सही है. तो मैं अगेन कोरिलेशन और कॉजेशन को पी वैल्यू और कोरिलेशन के थ्रू इंटरप्रेट कर सकता हूँ.
कोई सवाल? सही है. सो शुड आई रिपीट अनोवा? समझ में आ गया अनोवा क्या होता है? अनोवा इज कंपेयरिंग मल्टीपल मीन्स and seeing that if the different means of different groups is like statistically different from each other. सही है. हमारी नल assumption क्या होती है कि जो भी means है सारे groups के, फॉर एग्जाम्पल रियल व्हील ड्राइव, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव, इन तीनों के मीन बराबर होंगे. तो फिर हम अनोवा टेस्ट करते हैं. अनोवा टेस्ट से हम ये देखते हैं कि भाई उन मीन के अंदर कितना फ़र्क है और क्या लाइक एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के ऊपर कोई बढ़तरी हासिल करता है कि नहीं करता है. ओके, तो हमारे पास अगेन दो वैल्यूज आएंगी जब हम अनोवा रन करेंगे. नंबर वन एफ वैल्यू आएगी, एफ स्कोर आएगा, और दूसरी पी वैल्यू आएगी. अगर वाकई कोई बड़ा फर्क है रेंजेस के अंदर या ग्रुप्स के अंदर तो हमारा एफ स्कोर बड़ा होगा और पी वैल्यू छोटी होगी. तो लेट्स रन दिस. हम लोगों ने एक ड्राइव व्यूज का कॉलम बनाया और उसके बाद फिर उनकी प्राइस निकाल ली. सही है. तो रियर व्हील ड्राइव की प्राइस आ गई फॉर, यानी हर बेसिकली जितनी भी कॉलम से रियर व्हील फॉरवर्ड व्हील, रियर व्हील फॉरवर्ड व्हील, उनकी प्राइस लिखी हुई आ रही है और बॉडी स्टाइल भी डाल दिया. अब मैंने क्या बोला कि मुझे सिर्फ फॉरवर्ड व्हील ड्राइव की अगर देखनी है प्राइस, तो मैं डॉट गेट ग्रुप का कमांड लगा के मैं उस वैल्यू लिख सकता हूँ कि भाई मुझे फोर व्हील ड्राइव की प्राइस चाहिए. तो जितनी भी फोर व्हील ड्राइव की प्राइसेस थी ना वो लिखी हुई आ जाएंगी मेरे पास. खैर, अब मैं देखता हूँ कि अनोवा मेरे पास अनोवा कैसे रन होता है. तो मैंने पहला पैरामीटर दिया एफ वैल्यू दो, मुझे पी वैल्यू दो. तो मैंने कैलकुलेट कैसे किया, स्टार्ट डॉट वन वे ग्रुप टेस्ट डॉट गेट ग्रुप, और फिर मैंने क्या किया फॉरवर्ड ड्राइव और प्राइस उसकी मैंने कैलकुलेट की, और दूसरा ग्रुप क्या है रियर व्हील, और तीसरा ग्रुप क्या है फोर व्हील. इन तीनों के दरमियान क्या कोई सिग्निफिकेंट फर्क है कि नहीं है. मैंने तीन ग्रुप्स बनाए और तीनों के ग्रुप्स की मैंने जो है वो एफ अनोवा इनके ऊपर रन किया. और मैंने बोला मुझे रिटर्न कर दो एफ वैल्यू और पी वैल्यू. अगेन अगर एफ वैल्यू और पी वैल्यू बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि अब इसको पढ़ते हैं. सही है. एफ वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 67.95 और पी वैल्यू क्या आ रही है 3.39 एक्सपोनेंट -23. मतलब दिस इज ग्रेट रिजल्ट विद लार्ज एफ टेस्ट स्कोर शोइंग अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन and a p value of almost zero implying almost statistical significance, but this does not mean all three tested groups are all this highly correlated. मतलब ये तो है कि भाई ये जो ड्राइव व्यूज है ये कॉलम का कोरिलेशन तो हाई है क्योंकि एफ स्कोर हाई आ रहा है, मगर पर्टिकुलरली कौन सी ड्राइव है वो हमें देखनी पड़ेगी. तो फॉरवर्ड व्हील को देखते हैं और रियर व्हील को देखते हैं. फॉरवर्ड व्हील और रियर व्हील में और बड़ी वैल्यू आ गई 130 एफ स्कोर आ गया. फोर व्हील और रियर व्हील के अंदर 8.58 आ रहा है. सही है. इस छोटी वैल्यू आ गई, मतलब इतना इनके मीन्स के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है फोर व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव के अंदर. और फोर व्हील ड्राइव और फॉरवर्ड व्हील ड्राइव के अंदर उससे भी छोटी वैल्यू है. अब इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो वेरिएंस आ रहा है या एफ स्कोर आ रहा है वो रियर व्हील और फॉरवर्ड व्हील की प्राइस के अंदर आ रहा है. सो इफ वी नो कि भाई रियर व्हील या फॉरवर्ड व्हील है तो हम उसके अंदर ज़्यादा अच्छी प्रोडिक्शन कर सकते हैं. एंड रियर व्हील इज अ गुड प्रिडिक्टर इन इट सेल्फ ऑफ द कार प्राइस. अब मुझे कोई बताएगा कि यहाँ तक कोई सवाल. ये हमारी नोटबुक यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. Now we have a better idea of what our data looks like, which variables are important to take into account when predicting the car price. We have narrowed it down to the following variables: length, width, curb weight, engine size, horsepower, city miles per gallon, highway miles per gallon, wheelbase और bore.
इनको हमने निकाला था तो इनके कोरिलेशन हाई आ रहे थे। और कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंदर हमने ड्राइव व्हील्स के कॉलम की बेसिस के ऊपर हम लोग इसको अच्छा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ड्राइव व्हील के अंदर भी कौन सा, रियर व्हील ड्राइव। सही है। तो यहाँ तक हमारे पास ये कॉलम्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके एक मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं, और वो मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्ट करेगा इन दी एंड कि हमारे पास कार की प्राइस क्या है, अगर हम ये सारे उसके अंदर पैरामीटर्स इनपुट कर देंगे तो। दिस इज द एनालिसिस दैट गोज इनटू बिफोर यू एक्चुअली मूव ऑन टू प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। इसको हम लोग एक्सपेक्टेड एनालिसिस कहते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? अगर नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट आप लोगों का ब्रीफ कर देता हूँ। कोई सवाल नहीं है?